होप सो कि आप सभी लोग बड़े अच्छे से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, लेकिन ये कंसेप्ट बाद में जाके फेल हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। क्योंकि एटम छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बात सही नहीं है। एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब, और हाई वोल्टेज बैटरी उसने लगाया डिस्चार्ज ट्यूब पे, और उन रेज को क्या नाम दिया गया था? कैथोड रेज। कैथोड से निकली थी रेज, इसलिए कैथोड रेज नाम दिया था। और उन कैथोड रेज के अंदर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट थे, टीनी पार्टिकल्स। वो टीनी पार्टिकल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन थे। इसीलिए वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गए थे? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये सब स्टोरी हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। बेसिक चीज़ें डिस्कशन चल रहा है बेटा इस टाइम पे, इस चैप्टर के अंदर। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी बड़ी लाजवाब डिस्कवरी है। क्यों हुई? कि स्टार्टिंग में डाल्टन ने जब बताया कि एटम जो है एक न्यूट्रल है, जो एटम है वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो क्या हुआ वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पता चला कि ये तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो एटम तो न्यूट्रल रहा नहीं। तो अब साइंटिस्टों के मन में क्या हुआ कि बड़ी एक अजीब सी स्टोरी स्टार्ट हो गई कि डाल्टन ने तो कहा था कि एटम जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहीं से ही आइडिया जो है दिमाग में आया कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। और वो पॉजिटिव चार्ज क्या था? हमारा प्रोटॉन था। तो आज बेटा वही पढ़ने जा रहे हैं हम कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, और ये प्रूव करने के लिए हुई थी कि एटम एक्चुअली में न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट अवर टॉपिक कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है? तो बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए यूजिन गोल्डस्टाइन ने सबसे पहले क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो कि हार्ड ग्लास की एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब के अंदर उसने एक तरफ, दो तरफ जो है मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए। एक इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरह काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है मेरे पास? कैथोड की तरह काम करेगा। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा उसको एनोड कहेंगे। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा उसको नेगेटिव, जो उसको हम कैथोड कहेंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था कि जो कैथोड था वो कैसा है? परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब इस कैथोड के अंदर होल कर दिए थे उसने। ठीक है ना? तो जैसे ही बैटरी को, हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन किया तो उसने क्या देखा कि जो करंट है वो उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ क्या? बेसिकली बैटरी को ऑन करने के बाद यहाँ पे, ठीक है ना, तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप की हेल्प से बहुत लो प्रेशर पे गैस भरी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इन जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है इनको हम एनोड रेज या कैनल रेज भी बोलते हैं। तो जैसे ही करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या? बेसिकली यहाँ पे जो गैस भरी हुई थी, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? ठीक, कैथोड से एनोड की तरफ रेस जा रही थी, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ से एनोड की तरफ जा रहा था। तो अब यहाँ पे है क्या कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से इधर आ रहा था, तो यहाँ पे जो गैस भरी हुई है, वो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब उस गैस के पार्टिकल से टकराया तो उसने उसको क्या कर दिया? आयनाइज कर दिया। आयनाइज करके जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो एनोड की तरफ दौड़ने स्टार्ट हो गए, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बचा वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना स्टार्ट हो गया? कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। क्योंकि कैथोड हमारा कैसा है? परफोरेटेड, यानी इसके अंदर है होल। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज उन होल से निकल कर यहाँ आना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में अब ये बीम्स हमें दिखाई तो देंगी नहीं वहाँ पे। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? बड़े स्मार्टली यहाँ पे कैथोड के पीछे जो है जिंक सल्फाइड, जो कि फ्लोरिसेंट मटेरियल होता है, उसको यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही ये पॉजिटिव रेज
जो आ रही हैं कहाँ से, एनोड से, ये जिंक सल्फाइड के साथ टकराई तो ये क्या करना स्टार्ट हो गया, ग्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज या फिर कैनल रेज, जो अराइज होती हैं एनोड से और मूव करती हैं एनोड टू कैथोड की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि एनोड रे का सोर्स कौन सा है हमारे पास, जो यहाँ पे गैस आयनाइज होती है उससे जो आयन बचता है वो जब मूव करता है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था उसका सोर्स क्या था कि वो मेटेलिक कैथोड से अराइज हो रही थी, और दूसरा जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है गैस के अंदर वो जब एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो यही हमें पता होना चाहिए कि यूजिन गोल्डस्टाइन ने 1886 में क्या देखा कि परफोरेटेड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है एनोड से कैथोड की तरफ, तो जिंक सल्फाइड से जैसे ही पॉजिटिव बीम स्ट्राइक करती है तो वो बल्ब वो क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, लो प्रेशर पे गैस फिलअप होती है। ये जो नई तरह की रेज होती है ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। और गोल्डस्टाइन ने इन रेज को क्या नाम दिया, कैनल रेज का नाम दिया। क्यों बोला इनको कैनल रेज, क्योंकि दीज रेज क्रॉस द कैनल्स ऑफ द कैथोड एंड रीच टू द अदर साइड, क्योंकि ये कैनल को पास करके दूसरी तरफ जा रही है। डब्ल्यू वाई ने 1897 में अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कैनल रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और जे थॉमसन ने इनको क्या नाम दिया था, पॉजिटिव रेज इनको नाम दिया। क्यों, क्योंकि इन रेज के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब मुझे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है, एनोड और कैथोड क्या है, हाई वोल्टेज पे पॉजिटिव रेज पॉजिटिव बीम मूव करती है एनोड से कैथोड की तरफ थ्रू द परफोरेटेड कैथोड और ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इन पॉजिटिव रेज के अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जब मुझे इन चीज़ों का आइडिया हो गया तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे हम लोगों ने कैथोड में डिस्कस की थी कैथोड रेज में, उसी तरह से यहाँ पे कि पॉजिटिव रेज हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। पॉजिटिव रेज भी हमेशा क्या चलेंगी, स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। अगर आप इन पॉजिटिव रेज के पाथ में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दो तो पीछे क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। सेम उसी तरह से जैसे कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, पॉजिटिव रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो रेज पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दूसरा, जो ये पॉजिटिव रेज है वो पास हो सकती हैं अक्रॉस ए वेरी थिन शीट ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो यहाँ से उनमें से पास हो सकती हैं। और लास्ट है पॉजिटिव रेज जो है वो फोस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकराई तो एकदम से क्या हुआ, वहाँ पे ग्लो होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली जैसे E/M रेशियो हम लोगों ने निकाला था कैथोड रेज के लिए, अब यहाँ पर भी हम नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज निकालेंगे। जो सबसे पहले किसने प्रूव किया था, थॉमसन और वाइन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि जो पॉजिटिव रेज है उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और जो E/M रेशियो है, E/M का मतलब, E का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो है आपके पास, और M का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पॉजिटिव रेज। ये किस पे डिपेंड करेगा, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फील्ड की जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बेटा जो E/M वैल्यू थी वो कांस्टेंट रहने वाली है हर एक मटेरियल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हर एक मटेरियल जो है इजेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली, वो डिपेंड करेगी कि कौन सी गैस आपने वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फील्ड की है। तो E/M वैल्यू जो है किस रेस के लिए, पॉजिटिव रेस के लिए डिफरेंट होगी डिफरेंट गैसेस के केस में। और जो E/M वैल्यू है पॉजिटिव रेस के लिए वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, यानी इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे हाइड्रोजन लोगे तो उसके लिए मास कितना है, 1, ठीक है ना। अगर आप हीलियम गैस लोगे तो मास कितना हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो मास क्या है, चेंज होता रहेगा डिफरेंट गैसेस के लिए, इसलिए E/M वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यूनिवर्सली कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू नहीं रहने वाली है आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि थॉमसन और वाइन ने प्रूव किया था सबसे पहले कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी E/M की वो किसके लिए होगी, हाइड्रोजन गैस के लिए। यानी गैस जितनी हल्की होगी, जितनी लाइटर होगी, मास जितना कम होगा गैस का, उसका E/M रेशो उतना ही ज़्यादा होगा। मास अगर ज़्यादा होगा तो E/M रेशो कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन JEE के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है।
और पॉजिटिव रेज के लिए जो ई बाई एम वैल्यू कैलकुलेट की गई, आपको वैल्यू पता होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं करना है, 9.578 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो ये था हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवरी और ई बाई एम वैल्यू जो है प्रोटॉन के लिए, और आपको इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसी तरह से पता होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बेटा जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में खासकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये जनरली आपको बस एक लुक देना है कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर का। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? गोल्डस्टाइन को। प्रोटॉन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। थॉमसन और वाइन ने ई बाई एम की वैल्यू कितनी दी थी? 9.578 इंटू 10⁴, ठीक है ना। जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर वो कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास प्रोटॉन का कितना होगा? मोलिकुलर मास कितना होगा प्रोटॉन का? भाई उसके मास को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.008 आ जाएगा। प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसी तरह से किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल H11 एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक मास कितना है? 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन कितने होंगे? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। सिमिलरली कार्बन 612 में एटॉमिक नंबर है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है वो क्या है? न्यूक्लियस है किसका? प्रोटियम का। दैट इज द कॉमन हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन जो है जब आयनाइज होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा। और प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तब हमारे पास क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है हमारे पास, ठीक है ना। ये कुछ जीके लेवल क्वेश्चन थे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को E-10 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बनाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? मैटर का। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है बेटा किसको? सर विलियम क्रूक्स को, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? जे थॉमसन को। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो वर्ड था, नाम किसने दिया? द नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाई स्टोनी। स्टोनी ने सबसे पहले दिया था। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ई बाई एम वैल्यू क्या होती है? 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, जो किसने कैलकुलेट किया था? जे थॉमसन ने। मोलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उसने सबसे पहले चार्ज निकाला था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कितना आया था? 1.6012 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। मास निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, बड़ा आसान होता है। ई बाई एम, यानी ई मतलब चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, डिवाइडेड बाई ई बाई एम वैल्यू कितनी है यहाँ पे नोट कर दीजिए, और आपके पास मास आ जाएगा जो कितना आ जाएगा? 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल आ जाएगा। ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए बेटा, किसी भी एटम का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास होता है वो बड़ा ही नेग्लिजिबल होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1837 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं कंबाइन करता हूँ तब उनका मास किसके इक्वल होता है हमारे पास जो है ऑफ हाइड्रोजन। इन अदर वर्ड्स एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1837 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी 1837 इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं जोड़ता हूँ तब उनका मास जो है एक प्रोटॉन के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, ये आपको पता होना चाहिए। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 0.5583, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कितना होगा? जो इक्वल होगा 1 फैरेडे के, और 1 फैरेडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, ठीक है ना, तो तब उसका जो मास हम निकालते हैं वो कौन सा मास होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रॉन मास बोलते हैं उसको, जिसकी वैल्यू होती है 9.109891 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूवमेंट के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट पूरे का। तो v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर v जो है c के इक्वल हो जाए यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इन मोशन बिकम इन्फिनिटी भाई v इक्वल टू सी हो जाएगा, c से c 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बॉटम पे क्या आ जाएगा आपके पास? डेनोमिनेटर में 0 आ गया, तो वैल्यू कहाँ जाएगी? जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा।
यानी इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू विच स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है हमारा E/m ओन इट डिक्रीजेस। यानी जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की मास भी इंक्रीज होता चला जाएगा और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन से होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड द लास्ट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है तो वो कैसे होते हैं, जनरली इनर्ट होते हैं नेचर में, ठीक है ना। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड ना होके, ठीक है ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, इजीली दे कैन रिएक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे पास कैथोड रेज से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और कैनल रेज और एनोड रेज से हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट लोग कन्फ्यूज़न में थे कि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, तो जैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो इमीडिएटली ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डाल्टन ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था कि जो ओवरऑल एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है नेचर में, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और जो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो यहाँ पे आप लोगों को बताए गए, आपको जनरल वे में पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है ना, E/m वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की कितनी होती है। ये 3-4 वैल्यूज़ आपको इनको डेरिवेशंस नहीं करने हैं और यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अच्छे से करोगे इनको। कल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसके बाद फिर केमिस्ट्री आपकी इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू बेटा।